नमस्कार सभी को। सुप्रभात। तो इस सत्र में, इस पॉडकास्ट में मैं विस्तार से बात करना चाहता हूं कि हम किस तरह के विभिन्न और अलग-अलग कर्मचारियों को देखते हैं। हम मुख्य रूप से एसएपी कंसल्टेंट्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरह के एसएपी कंसल्टेंट्स से मिलते हैं। इस पॉडकास्ट का मुख्य फोकस है काम के प्रकार, व्यवहार के प्रकार आदि। मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं ताकि आप खुद से सवाल कर सकें कि आप किस श्रेणी से संबंधित हैं। लेकिन भविष्य में जब मैं इस पॉडकास्ट के बारे में सोच रहा था, तो मुझे लगा कि ठीक है, चलिए इसे कंसल्टिंग करते समय या सॉल्यूशनिंग देते समय कंसल्टेंट्स के प्रकारों पर बनाते हैं। निश्चित रूप से मैं उस तरह का वीडियो भी लेकर आऊँगा। तो ये मुख्य रूप से व्यवहार के पहलू से संबंधित है। ठीक है, एसएपी कंसल्टेंट्स के 3 प्रकार कौन-कौन से हैं? और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। अगर आपके पास 4 या 5 साल का अनुभव है, आप S/4HANA FI इंटरफ़ेस, बैकग्राउंड, जॉब और ऐसी ही कुछ चीज़ों में कुछ क्षेत्रों को बेहतर बनाना चाहते हैं। हमारे पास यूट्यूब पर वीडियो है और आप मुझे यूडेमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको कोर्सेज़ क्रम में डॉक्यूमेंट्स के साथ मिलेंगे और कोर्स के अंत में 10, 20 या 30 क्विज़ प्रश्नों के उत्तर भी उपलब्ध होंगे, जिससे आप अपनी स्किल्स का मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं और हम देख सकते हैं। हम उपयोग करेंगे एमएस पेंट को बनाने के लिए एक बहुत ही उपयोगी और सरल उपकरण है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे ऑफिस में या कहीं भी एसएपी कंसल्टेंट्स के 3 प्रकार के लोग होते हैं, तो आम तौर पर उनका भविष्य कैसा होगा और आपको कौन-सी चीज़ें पसंद या नापसंद आ सकती हैं, कौन-सा रास्ता अपनाना है, ये सब व्यक्तिगत निर्णय है। ठीक है? तो मैं मुख्य रूप से बताना चाहता हूँ कि मैंने किस तरह के लोगों से मुलाकात की है। तो यही इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। तो एसएपी कंसल्टेंट्स हम एसएपी कंसल्टेंट्स की विभिन्न श्रेणियों जैसे कि श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3 पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। इन श्रेणियों में प्रत्येक कंसल्टेंट की भूमिका, अनुभव स्तर और विशेषज्ञता के आधार पर अंतर होता है, जो उनके कार्यों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। हालांकि हम इस महत्वपूर्ण विषय पर आगे बढ़ने से पहले यह बताना चाहेंगे कि वर्तमान में प्रदर्शित फ़ॉन्ट सही नहीं है, जिससे जानकारी को समझने में कुछ कठिनाई हो सकती है। हम इस तकनीकी समस्या को जल्द ही ठीक करने का प्रयास करेंगे ताकि आप सभी जानकारी को स्पष्ट रूप से देख सकें और समझ सकें। आइए सही फ़ॉन्ट का उपयोग करें। मुझे पेंट फिर से खोलने दीजिए। हाँ, हम वापस आ गए हैं। तो आज हम एसएपी कंसल्टेंट्स और उनकी 3 प्रमुख श्रेणियों को विस्तार से देखने जा रहे हैं। तो आप ये आसानी से देख सकते हैं कि किस श्रेणी का प्रतिशत आपको आमतौर पर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो चलिए, अब हम देखते हैं कि श्रेणी 1 के बारे में मैं और अधिक विस्तार से बात करूँगा और अभी के लिए मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ। तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी मौजूद है। श्रेणी ए के लोग, आप यह कह सकते हैं कि वे अपने करियर में प्रमोशन पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं और इसके लिए वे काफ़ी प्रयास भी करते हैं।
वे कंपनी और प्रोजेक्ट में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं और उनके अधिकतर कार्य भी इसी से जुड़े होते हैं कि वे कंपनी में आगे बढ़ें और इस साल अगला प्रमोशन पाएं। या फिर अगर मैं भारत में काम कर रहा हूं और ऑन साइट जाने की सोच रहा हूं, तो ऑन साइट पाने की बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं। साथ ही वे अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं और प्रबंधन को प्रभावित करने के लिए भी कुछ खास तरह के प्रयास करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटे छोटे ट्रिक्स अपनाते हैं, जैसे रात 11:30 बजे या 11 बजे ईमेल भेजना, ताकि वे ध्यान आकर्षित कर सकें और फायदा उठा सकें। उदाहरण के लिए उनकी टीम में 5 कंसल्टेंट्स हैं। वे बातचीत करके या सबसे अच्छा काम करके प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, और ये लोग ज़्यादातर कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। साथ ही उनके पास खुद के विकास की भी चाह होती है, और आप इस तरह की श्रेणी देख सकते हैं। और अगर उन्हें सही रेटिंग नहीं मिलती है, तो वे निराश भी हो जाते हैं या तुरंत इस्तीफ़ा देने की कोशिश कर सकते हैं। अगर उन्हें वह नहीं मिलता जो वे चाहते हैं, तो वे कंपनी बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पैसे की दृष्टि से हर किसी को आगे बढ़ना होता है। लेकिन ये वही लोग हैं जो अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं और व्यापार प्रक्रिया को समझते हैं। वे पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी जल्दी समझ लेते हैं या उस क्षेत्र में गहराई से जाने के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं। तो ये वह श्रेणी है जो कंपनी के लिए भी फायदेमंद होती है और खुद भी आगे बढ़ती है। लेकिन अगर ऐसा हो कि अगर वे कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं, तो वे जल्दी इस्तीफा दे सकते हैं। कुछ लोग इस्तीफा नहीं देते या उस निराशा के स्तर तक नहीं जाते, फिर भी वे अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य डिलीवरी मैनेजर, ग्रुप हेड या पूरी तरह से डिलीवरी हेड बनना होता है, जो भी हो। ऐसी ही महत्वाकांक्षाएं रखने वाले लोग दूसरी श्रेणी में आते हैं। वे तकनीकी रूप से हमेशा काम करते हैं, सीखते हैं और व्यक्तिगत रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं और कंपनी को सबसे अच्छा परिणाम देते हैं। लेकिन उनकी आकांक्षाएं कुछ ऐसी होती हैं, उदाहरण के लिए ये सभी लोग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हैं, यानी अपना सर्वोत्तम और सबसे अच्छा प्रदर्शन देना। लेकिन उनके पास कंपनी के भीतर पदोन्नति या वेतन वृद्धि जैसी कुछ करियर गोल्स होती हैं, जैसे कि कुछ पदों पर पहुंचना। ठीक है। और वे प्रभाव डालने या कुछ अनोखा करने की कोशिश करते हैं। वे अपनी कौशल दिखाना चाहते हैं। हम इसे दिखावा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जब भी मौका मिलता है तो वे अपनी कौशल दिखाने की कोशिश करते हैं। वे अपना अनुभव और अपना काम प्रबंधन को दिखाते हैं। वे उस क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं। ठीक है। वे लगातार अपना काम दिखाते रहते हैं। ये दिखावा जैसा नहीं है, आप इसे उस तरह से नहीं मान सकते, लेकिन वास्तव में यह एक अच्छी कौशल है। वे अपना काम प्रबंधन को दिखाते हैं। ये लोग अपने करियर में अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे। और इन विशिष्ट लोगों को, जो अपनी भूमिकाओं के अनुसार कार्य करते हैं, हम विशेष रूप से रोल आधारित कर्मचारी कहते हैं। तो संक्षेप में हम इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों को, जो अपनी निर्धारित भूमिकाओं के आधार पर काम करते हैं, रोल आधारित कर्मचारी के रूप में संदर्भित करते हैं। तो अगली श्रेणी उन व्यक्तियों की होगी जो वास्तव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हैं। वे हर कार्य में अपनी पूरी क्षमता और समर्पण के साथ योगदान करते हैं। हाँ, वे भी लगातार सीखते रहते हैं, नए ज्ञान और कौशल को आत्मसात करते रहते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हुए खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। वे निरंतर सीखने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं और वे लगातार अपने ज्ञान और क्षमताओं को विकसित करते हैं। इसके अलावा वे व्यक्तिगत ब्रांडिंग को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। उनका ध्यान अपने काम की गुणवत्ता और सीखने पर होता है, न कि केवल अपनी छवि बनाने पर। ठीक है, तो व्यक्तिगत ब्रांडिंग के बारे में गहराई से सोचें, या फिर उद्यमिता के क्षेत्र में भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारणीय विषय है। ठीक है, तो उद्यमी भी अक्सर सोचते हैं कि आने वाले कुछ सालों में या 5-6 साल में मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहता हूँ, या कंटेंट क्रिएशन करना चाहता हूँ, या किताब लिखना चाहता हूँ, या ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, या इस तरह की कोई चीज़ करना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी दोनों ए और बी सीखने, कौशल अपडेट करने और अपना सर्वश्रेष्ठ देने के मामले में एक जैसी श्रेणी में आते हैं। लेकिन ये लोग इस बारे में नहीं सोचते कि प्रमोशन मिलेगा या नहीं, हाइक मिलेगा या नहीं, उन्हें इसकी परवाह नहीं होती। वे अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं क्योंकि उनके पास 5 या 10 साल का लक्ष्य होता है। वे काम करना चाहते हैं और वे सीखते हैं, अपने कौशल को अपडेट करते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। हो सकता है कि वे हर जगह अपनी प्रतिभा दिखाने या किसी को प्रभावित करने की कोशिश न करें, लेकिन वे अपना काम करते हैं। अगर कोई कार्य आता है तो वे उसे समय पर पूरा करते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। शायद अगर आप कहें कि किसी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ देना है, अगर ये लोग 10 में से 8 दे रहे हैं, ये लोग आपको 10 में से 7 बना देते हैं। लेकिन इन दोनों में कोई बहुत बड़ा या महत्वपूर्ण फ़र्क नहीं है,
ये लगभग एक जैसे ही हैं। और इन सभी लोगों को हम उनकी विशिष्ट पहचान के आधार पर ही पहचानते हैं, जो उन्हें दूसरों से अलग करती है। तो यहाँ दोनों ही कंपनी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं और वे सीखते हैं, करते हैं, लेकिन इरादे अलग हैं। लेकिन यहाँ इरादा प्रमोशन पाने का है। इस बार मैं प्रमोशन पाना चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि आपको कोई बड़ा ऑन साइट प्रोजेक्ट मिले, मतलब मैं ऑन साइट जाना चाहता हूँ। ये लोग भी उम्मीद करते हैं, क्योंकि जब भी वे कुछ करते हैं तो निश्चित रूप से हम निवेश पर रिटर्न की उम्मीद करते हैं उसी तरह। लेकिन वे इस प्रमोशन, वेतन वृद्धि वगैरह की ज़्यादा परवाह नहीं करते, क्योंकि वे अपनी स्किल बनाना चाहते हैं। वे ऑपरेशन के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं। वे कंसल्टिंग या यहाँ तक कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में भी और अधिक सीखना चाहते हैं। जो भी काम कर रहे हैं वे उसमें और अधिक सीखना चाहते हैं, और धीरे धीरे वे अपनी व्यक्तिगत ब्रांडिंग बनाते हैं। और भविष्य में वे उद्यमी बनना चाहते हैं, या कोई कोर्स बनाना चाहते हैं, या किताब लिखना चाहते हैं। इस तरह से अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। तो ए और बी दोनों श्रेणियों के लोग कंपनी और अपनी व्यक्तिगत वृद्धि के लिए पूरी मेहनत करेंगे। अब बात करते हैं सी श्रेणी की, जो थोड़ी अलग है। ठीक है। तो यहाँ ये लोग जो भी करते हैं उसमें आनंद लेते हैं। ठीक है। भूमिका आधारित। और वे जो भी करते हैं उसमें आनंद लेते हैं। अधिकतर मामलों में वे अपने काम का आनंद लेते हैं। यहाँ भी वे अपने काम का आनंद लेते हैं। सी श्रेणी थोड़ी जटिल होती है। तो वे हमेशा खुद को बोझ महसूस करते हैं। वे एक ही तरह काम को बोझ समझते हैं और ज़्यादा कौशल अपडेट नहीं करते। वे ज़्यादा नई चीज़ें सीखने की कोशिश नहीं करते। या कभी कभी अगर कोई कहता है कि अगर आप ये सर्टिफिकेशन पूरा कर लेंगे तो आप किसी खास चीज़ के लिए योग्य हो जाएंगे, तभी वे सोच सकते हैं। लेकिन सामान्यतः वे कुछ नया सीखने या अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बारे में नहीं सोचते। और उन्हें ऐसा भी लगता है कि हाँ, ये अतिरिक्त काम क्यों आ रहा है, मैनेजर ने 6 बजे के बाद किसी काम के लिए क्यों बुलाया। तो वे हर चीज़ को ऐसे ही लेते हैं। ऑफिस में भी बहुत चर्चा करते हैं, साथियों से भी बात करते हैं। तो मैं ये कंपनी छोड़ना चाहता हूँ, मैं ये एसएपी पूरी तरह छोड़ना चाहता हूँ। तो मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ, और गांव या कहीं और जाना चाहता हूँ। मैं 2-3 एकड़ ज़मीन खरीदूंगा और ऑर्गेनिक फार्म बनाऊंगा। मैं कुछ बनाऊंगा एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए। लेकिन वह कभी नहीं छोड़ेगा। वह कभी नहीं छोड़ेगा। वह कभी अपना सर्वश्रेष्ठ काम नहीं करेगा और हमेशा असमंजस में रहेगा कि मैं नौकरी कर रहा हूँ और शेयर मार्केट, रियल एस्टेट या अन्य चीज़ों के बारे में सोचेगा। ठीक है, एसएपी के अलावा की बातें, अन्य चीज़ें। ये रियल एस्टेट हो सकता है, या शेयर मार्केट, या खेती करना चाहता है, या पूरी तरह से नौकरी छोड़कर वापस जाना चाहता है। देखिए, वह बहुत सारी बातें कहेगा लेकिन अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं देगा। केवल जब कोई कहे लेकिन वह अपना काम सामान्य रूप से करेगा, वह अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं देगा। लेकिन वह अच्छा काम करेगा, क्योंकि उसे जीवित रहना है। या लेकिन अगर आप व्यक्ति सी से बात करें तो यह किसी के लिए भी नकारात्मक माहौल होगा। कोई स्पष्टता नहीं है, क्योंकि उन्हें प्रमोशन नहीं मिला है। ठीक है, प्रमोशन कौन देगा, उसका क्या फायदा है, थोड़ा सा ही सही। मैं भी बस ऐसा ही हूं, और आप देखेंगे कि नकारात्मक ऊर्जा और भी ज्यादा होगी। अगर कोई शुरुआती है तो कृपया इस श्रेणी सी से दूर रहने की कोशिश करें। ठीक है। लोगों से कम बात करने की कोशिश करें, और ये समझने की कोशिश करें कि चीज़ों का तरीका क्या है। और ज़्यादा ध्यान ए या बी के साथ काम करने पर दें। लेकिन खुद से सवाल करें कि आप ए श्रेणी में आते हैं या बी श्रेणी में। उदाहरण के लिए, जब आप ऑफिस आते हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को देखेंगे, आप अपने डिलीवरी हेड को देखेंगे, आप देखेंगे कि कोई टेक्निकल आर्किटेक्ट है, कोई सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है, या कोई सीनियर कंसल्टेंट है। आप देखेंगे कि टेक्निकल साइड में कौन आगे बढ़ रहा है, मैनेजमेंट साइड में कौन आगे बढ़ रहा है। आप उन लोगों को देखेंगे। साथ ही आप कुछ कंटेंट क्रिएटर्स या उद्यमियों को भी देखेंगे, जिन्होंने स्टार्टअप कंपनी शुरू की है और 50 या 100 कर्मचारियों को जीवन दे रहे हैं। ये भी आप आर्टिकल्स में देखेंगे। या यहाँ तक कि आपकी कंपनी भी किसी स्टार्टअप कंपनी में शामिल हो सकती है। ये कंपनी 2019 में शुरू हुई थी और 6 साल में ही 200 कर्मचारियों तक पहुंच गई। ऐसे लोग जो आपको प्रेरित कर रहे हैं। कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा दिलचस्प लग रही हैं, फिर आप उसे चुनें। ठीक है। नहीं नहीं, मैं ये कंटेंट क्रिएशन या पर्सनल ब्रांडिंग वगैरह नहीं कर सकता, मुझे अपना काम करने दो। मुझे लिंक्डइन वगैरह पर वैसे नहीं रहना है। तो जो रोल बेस्ड लोग हैं वे शायद लिंक्डइन को बार बार नहीं खोलते। कभी कभी बहुत ही कम वे कुछ करेंगे, और कैटेगरी बी के लोग लिंक्डइन और ऐसे नेटवर्क पर ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। और कैटेगरी सी के लोग तो कभी नहीं। मुझे लगता है वे कहते हैं कि बहुत पहले मैंने लिंक्डइन लॉगिन किया था, अब तो पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। वे कभी लिंक्डइन या ऐसा कुछ नहीं खोलते। सिर्फ जब उन्हें नौकरी बदलनी होती है या कुछ ऐसा, तभी उन्हें याद आता है। ये सी कैटेगरी के लोग हैं।
मुझे नहीं पता सी कैटेगरी के लोग कितने प्रतिशत हैं, शायद आप बता सकते हैं। लेकिन सी कैटेगरी के लोग थोड़ी नकारात्मक वाइब्स देते हैं। तो जो लोग हाल ही में अपना करियर शुरू कर रहे हैं वे बातचीत को कम करने की कोशिश करते हैं। वे बातें करते रहते हैं लेकिन वे सबसे अच्छा काम नहीं करते और हमेशा काम या कंपनी की शिकायत करते रहते हैं, या ऑफिस में गॉसिप जैसी बातें करते हैं, जैसे इस बार प्रमोशन नहीं मिलेगा, इस बार बोनस कम आएगा, वो सिर्फ उसी व्यक्ति को देंगे। इस तरह की बातें करते हैं। साथ ही जब अप्रेजल या ऐसी चीज़ें आती हैं तो वे तुलना करना शुरू कर देते हैं कि इस कैटेगरी के लोग भी आ रहे हैं, हमने भी वैसा ही काम किया है, फिर वे उन्हें क्यों दे रहे हैं वगैरह। क्योंकि वे भूल जाते हैं कि उन्होंने किस तरह का काम किया है, उन्होंने क्या वैल्यू जोड़ी है। रोल आधारित और पहचान आधारित लोग लगातार सीखते रहते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं और कुछ चीज़ों में सुधार करते हैं, या प्रोजेक्ट्स, चेंज रिक्वेस्ट्स, या किसी भी तरह के सुधार या ग्राहक संतुष्टि के जरिए राजस्व उत्पन्न करते हैं। ये सब चीज़ें सी कैटेगरी के लोग नहीं कर सकते। वे ए नहीं बन सकते, बी नहीं बन सकते, लेकिन वे काम करना चाहते हैं क्योंकि उनकी मुख्य प्रेरणा ईएमआई होती है। वे कहते हैं ईएमआई की वजह से ही मैं काम कर रहा हूँ, वरना मैं काम नहीं करता। तो इस तरह की बातें भी वे कर सकते हैं। ईएमआई की वजह से ही वे काम कर रहे हैं, या फिर जीवन की गुणवत्ता के लिए वे इस जीवन में बसना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं। कुछ न कुछ आर्थिक लाभ या जिम्मेदारियां ही उन्हें प्रेरित करती हैं, न कि वे जो काम कर रहे हैं या जिस पद पर जाना चाहते हैं। रोल या पोजीशन उन्हें आकर्षित नहीं करती। कौन बनेगा प्रोजेक्ट मैनेजर? बहुत सिरदर्द है। रात 9-10 बजे तक हमेशा पीपीटी बनानी पड़ती है, मैं नहीं करना चाहता। बी कैटेगरी वाले कहते हैं ठीक है, मैं कंटेंट बनाना चाहता हूँ, पूरी तरह से सीखना चाहता हूँ, स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ, कंपनी शुरू करना चाहता हूँ, या पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहता हूँ। कौन करेगा ये सब? यही काम और बढ़ जाएगा। और शाम 6 या 7 बजे के बाद, जो भी मेरा क्लोजिंग टाइम है, मैं कभी भी एसआईपी स्क्रीन नहीं देखूंगा। तो इस तरह की बातें वे कहते हैं। वे ग्रोथ तो चाहते हैं लेकिन पूरी तरह से सीखना नहीं चाहते, और उन्हें यह भी स्पष्ट नहीं है कि उन्हें क्या बनना है। कम से कम ये लोग अगले 5 साल के लिए सोचते हैं, ठीक है, मैं डिलीवरी हेड बनना चाहता हूँ, या इन 5 सालों में मैं कुछ कोर्स करना चाहता हूँ, मैं एक किताब प्रकाशित करना चाहता हूँ। इन लोगों के पास कुछ लक्ष्य होते हैं, लेकिन यह व्यक्ति जैसे थोड़ा भ्रमित होता है। रोल आधारित या पहचान आधारित, लेकिन ये लोग केवल ऐसे ही हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं। जब मैं उनसे बात करता हूं तो मुझे लगता है कि ये सब जीविका के बारे में है, इनका मुख्य उद्देश्य जीविका ही है। तो यहाँ हम नकारात्मक या सकारात्मक जैसी किसी बात की नहीं कर रहे, हम बस 3 श्रेणियों के लोगों को देख रहे हैं। आप खुद से सवाल कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें और खुद से पूछें कि आप किस श्रेणी के व्यक्ति हैं और किस क्षेत्र में आपको सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं बनना चाहता हूँ, मैं एसएपी कंसल्टिंग में 45 या 50 साल की उम्र तक जितना भी समय हो काम करना चाहता हूँ। अपना सर्वश्रेष्ठ दें, सीखें। ठीक है, अगर आप नहीं सीख सकते तो आपको इसे स्वीकार करना होगा। ठीक है, वे मुझे प्रमोशन नहीं देंगे, कंपनियां मुझे नहीं लेंगी। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो दोनों एक ही क्यूबिकल में बैठे हैं, उसे 30 लाख का पैकेज मिल रहा है, आपको 21 मिल रहा है, और कई लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको खुद से सवाल करना चाहिए कि मेरे पास किस तरह का ज्ञान है, और वह लगातार अपनी स्किल्स को सुधार रहा है, लेकिन मैं क्या सुधार रहा हूँ। तो इस तरह की बातों पर भी हमें खुद से सवाल करना चाहिए, इसलिए हमें तुलना नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें ये तुलना जरूर करनी चाहिए कि दूसरा व्यक्ति कितनी मेहनत कर रहा है और मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। यही करियर में सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो हम बिना ये जाने कि वह कितनी मेहनत कर रहा है सीधे किसी से तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, वह बहुत कुछ सीख रहा है, जब टिकट आता है तो वह उसका विश्लेषण करता है। हमें खुद से यह महत्वपूर्ण सवाल करना चाहिए कि मैं वास्तव में किस श्रेणी में आता हूँ और इस कार्य को सफलतापूर्वक कैसे करना है। ये पहचानने वाली और महत्वपूर्ण पेस्ट रोलर पोजीशन है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो उदाहरण के लिए, अगर कोई टिकट आता है तो ए और बी दोनों ही आवश्यकता को समझकर उसी तरह से काम करेंगे, समाधान देंगे और विनम्रता से बात करेंगे, या वे सभी चीजें करेंगे। लेकिन बी के मामले में वह ये बता सकता है कि ठीक है, ईसीसी में यह ऐसा था, S/4HANA ऐसा है। ठीक है, ये एक अच्छा अंतर है और वह इसे दस्तावेज कर सकता है, या वह इसे एक उचित दस्तावेज के रूप में रख सकता है। और ए भी
व्यापारिक आवश्यकता या परियोजना के आधार पर दस्तावेज बना सकता है, या कभी कभी वह समस्या को ठीक कर देगा। वह इसे पूरा करने की कोशिश करेगा, लेकिन वह उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। यह व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करता है। मैं ए या बी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं उचित दस्तावेजीकरण, निरंतर सीखना कर सकता हूँ, ये सभी समानताएं होंगी। लेकिन बी यह ध्यान में रख सकता है कि ठीक है, यह अंतर मेरे कंटेंट के लिए भविष्य में मददगार हो सकता है, या जब मुझे ट्रेनिंग देनी हो। मैं ये उदाहरण तब बता सकता हूँ जब मैं यूएटी ट्रेनिंग के लिए जाऊँगा। तो उदाहरण के लिए, अगर आप दोनों ए और बी जैसे लोग अपने क्लाइंट के यहाँ यूएटी के लिए जा रहे हैं, तो दोनों इस पर ध्यान देंगे कि टेस्टिंग प्रक्रियाएं क्या हैं और समस्याओं को कैसे ठीक किया जाए, समस्याओं को कैसे कम किया जाए। मुझे उस पर काम करने दो, मुझे पूरी तरह से टेस्टिंग करने दो, मुझे डेटा तैयार करने दो। ए और बी लगभग 90% एक जैसा ही करेंगे, लेकिन बी पहले से ही उस ट्रेनिंग में अच्छा है, या वह डॉक्यूमेंटेशन वगैरह समझाना चाहता है, उसे ये पसंद आ सकता है, तो प्रस्तुति के लिहाज से वह थोड़ा बेहतर कर सकता है। तो ए पूरी तरह से खुद को प्रोजेक्ट करना चाहता है ताकि वह अपना सर्वश्रेष्ठ दे सके। तो ए और बी दोनों ही कंपनी के लिए काफ़ी मददगार हैं और साथ ही व्यक्तिगत रूप से भी आगे बढ़ सकते हैं। मुख्य रूप से दोनों को अपना काम पसंद है, लेकिन अगर प्रमोशन या वेतन वृद्धि या कंपनी या मैनेजर ने सही से पहचान नहीं दी, तो ए जल्दी निराश हो सकता है। लेकिन बी में थोड़ी मजबूत दृढ़ता है और वह 5-6 साल आगे की सोच के साथ काम करना चाहता है। वह छोटी छोटी प्रमोशन या ऐसी समस्याओं को दिल से नहीं लगाता, ए से दिल से लगा सकता है। तो मैं अपने 13 साल के एसएपी कंसल्टिंग के शुद्ध व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि ये 3 श्रेणियाँ हैं। ऊंचे स्तर की श्रेणी शायद चौथी या पांचवी श्रेणी भी हो सकती है, लेकिन आप कह सकते हैं कि 90% एसएपी कंसल्टेंट्स इसी क्षेत्र में आते हैं। तो अगर इस वीडियो ने आपको कोई जानकारी दी है, तो आप निश्चित रूप से अपनी टिप्पणी साझा कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस तरह के वीडियो आपके लिए कैसे सहायक होंगे। अगर आपके पास कोई सुझाव है, या आप चाहते हैं कि इस तरह के किसी विषय पर, इस तरह के किसी पॉडकास्ट पर वीडियो बनाया जाए, तो आप निश्चित रूप से कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आने वाले दिनों में इसकी योजना बनाऊंगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि कुछ महत्वपूर्ण इनपुट्स दूं, जैसे कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, या कैसे सीखें कि अपने काम का आनंद कैसे लें जो हम कर रहे हैं। तो उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि आप श्रेणी बी में आते हैं, ठीक है, आप सभी पहले से ही समझ सकते हैं कि मैं श्रेणी बी में आता हूं, और मुझे तब खुशी मिलती है जब क्लाइंट की तरफ से कोई तारीफ या सराहना मिलती है। ठीक है, अगर विगंश आता है तो कृपया उसे यूएटीआर ट्रेनिंग के लिए साइट पर भेज दें, या फिर वे कोई विशेष सराहना देते हैं। ये सब मेरे लिए सबसे बड़ी प्रमोशन या वेतन वृद्धि से भी बढ़कर है, क्योंकि ये आपको हर बार प्रेरित करते हैं। प्रमोशन तो 4 साल या 3 साल में एक बार मिलती है, जिससे आप खुश हो सकते हैं। वेतन वृद्धि साल में एक बार आपको खुश कर सकती है। ठीक है, यहाँ तक कि सैलरी भी आपको महीने में एक बार खुश कर सकती है। लेकिन असली बात यह है कि आप अपने काम का कितना आनंद ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कितना बेहतरीन दे रहे हैं। क्लाइंट, यूजर्स, मैनेजमेंट, आपके साथी, जूनियर्स या कोई भी जो सकारात्मक ऊर्जा देता है, उनसे लगातार मिलने वाली सराहना सबसे अहम है ना? यही हमारे लिए आगे बढ़ने की सबसे बड़ी प्रेरणा होगी। इसीलिए सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। और चलिए, नकारात्मकता को कम बोलें और नकारात्मक लोगों से दूर रहें। आपने किसी कंपनी में ज्वाइन किया, किसी प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया, चाहे सौभाग्य से या दुर्भाग्य से, जो भी कारण हो, जब तक आप वहाँ हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ दें। अगर आपको लगता है कि ये मेरे विकास के लिए नहीं है, मुझे ये काम पसंद नहीं आ रहा है, मुझे जो हो रहा है वो पसंद नहीं है, मुझे कंपनी पसंद नहीं है, कृपया इसे बदलने की कोशिश करें, लेकिन बिना अपना सर्वश्रेष्ठ दिए काम न करें। प्रोजेक्ट मैनेजर या कंपनी के बारे में बार बार गॉसिप न करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी सारी बकवास या नकारात्मक बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर यह आपकी ज़रूरतों के हिसाब से फिट नहीं है, आपकी आर्थिक ज़रूरतों के लिए सही नहीं है, आपके करियर ग्रोथ के लिए सही नहीं है, तो कृपया अच्छी तरह से तैयारी करें, अपनी स्किल्स अपडेट करें और बिना अपडेट किए बदलाव ना करें। अगर आप सीधे इंटरव्यू देने चले जाएंगे, तो निश्चित रूप से रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। और तैयारी करते समय भी सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चन या इंटरव्यू क्लियर करने के लिए ही मत पढ़ें। फिर एक बार जब आप नौकरी में आ जाएंगे तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी को अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया देने, हमारे चैनल की सदस्यता लेने, यूएमआई पर रेटिंग देने के लिए धन्यवाद। हम एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।